अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। लाहौर में मुसद्दिक मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक यानी पूरा यूरोप भी अगर इकट्ठा हो जाए तो वो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत को पे असरअंदाज नहीं हो सकता। इस वजह से एक छोटा मुल्क पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल है। कुछ हमारे G2G एग्रीमेंट हैं, मसलन कुवैत के साथ है और दीगर ममालिक के साथ हैं, जिसकी वजह से थोड़े से हमें डिस्काउंट के ऊपर तेल मिलता है, मगर वो बड़ा को मानी खेज़ नहीं होता, थोड़ा सा डिस्काउंट होता है जिससे हमें एडवांटेज मिलता है। एक तो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत या गैस की कीमत एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमल है। दूसरा जो अमल है वो है रुपए और डॉलर का तनासुब, क्योंकि देखें हम बैनुल अक़वामी मंडियों में डॉलर में जाके ये जब बैनुल अक़वामी कीमत तय हो जाती है ख़ाम तेल की या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो हम डॉलर में इसको ख़रीदते हैं, मगर पेट्रोल पंपों पर डॉलर में तो नहीं बेचते। तो पेट्रोल पंपों में तो बढ़ा दी गई। आवाम का पहले ही जो है वो दिवालिया निकला हुआ है और इस तरह की महंगाई में आवाम का जीना दोभर होता जा रहा है। इस पर भी एमकेएम कुछ आवाज़ उठाई? नहीं, देखो यार, आवाज़ तो उठा लेंगे, लेकिन ज़िम्मेदाराना सियासत निस्बतन करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत में तो कहें पेट्रोल का बढ़ना लोगों के फ़ायदे में है, महंगाई फ़ायदे में। हमारे PTI के नहीं मिनिस्टर कह रहे होते थे कि देखिए महंगाई होती है तो वो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आता है और चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाता है, और अपोजिशन में हो तो सब बोलो बुरा है। ज़िम्मेदाराना बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है। पाकिस्तान के टैक्स बेस में गुंजाइश कहाँ है? ज़रूरी टैक्स लगा के, ज़रूरी टैक्स से क्या मुराद है? गरीब हारी पे, किसान पे नहीं भाई। जो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनका टैक्स रिटर्न उठा के देख लें उन्होंने कितने दिए, उस हिसाब से टैक्स लगा लें। अब एक खालिद साहब, दूसरा रिटेल सेक्टर के ऊपर जो यहाँ का दुकानदार भी है, और टैक्स अगर कोई नहीं दे रहा टैक्स दे। पूरे पाकिस्तान में शायद कराची के रिटेलर के अलावा शायद ही कोई टैक्स देता हो। तीसरी बात कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्यों एक आदमी के पास अपनी रिहाइश के अलावा जो दूसरा प्लॉट है लगाए ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। जब तक ये टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा तब तक आपको बिल वास्ता टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आसान तरीन टैक्स है। हर हुकूमत की नालायकी होती है और चलती आ रही है कि हम कहते हैं पेट्रोल के ऊपर प्राइस जो है ट्रांसफ़र कर दो, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा दो और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दो। बदकिस्मती के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, मुआहदे किसी सियासी हुकूमत के नहीं होते, रियासत पाकिस्तान के। उसको ऑनर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बाद सियासी छुट भैया ये भी कहते थे हाँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो तुमने तो ख़रीद लेनी है, 200 रुपये की रोटी है, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो नहीं खरीद सकता भाई। तो इसलिए थोड़ी जिम्मेदार सियासत की ज़रूरत है। खालिद साहब, जैसे आपने कहा अनुमान के हवाले से गवर्नर साहब ने ही गुज़िश्ता अच्छा के इज़हार के मुशक्काने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं अमन के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने कोई अमन के हवाले से खदशात से बात नहीं की। तो पहली बात तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, वैसे फैसल बॉर्डर ठीक है, आपका हक है पार्टी का उनको वोट करना ना करना, लेकिन क्या उनका ये हक नहीं है कि वो भी शुक्रिया अदा करें डाइस पे आके, वो कम से कम ताउन की यकीन दहानी कराएं, कुछ ना कुछ तो बताएं ताकि पता चले कि कोई सपोर्ट आपकी तरफ से भी है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पहले तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब से क्या बात की मैं प्रीवी नहीं हूँ उसका। मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से की होगी, शायद वज़ीर आला साहब का फ़हम उस तरह से नहीं उन्होंने समझा, लेकिन क्योंकि मीडिया में मैंने देखा है गवर्नर सिंध अक्सर करते हैं, उन फैमिलीज़ की दाद रसी के लिए भी जाते हैं। दूसरी बात भाई, मैं तो वोट उससे भी मांगता हूँ ना, सारी ज़िंदगी इलेक्शन ही लड़े हमने, 3 दफ़ा सूबाई असम्बली का लड़ा, फिर सेनेट का वोट मांगते हैं उससे भी जो हमारा वोटर नहीं होता, और अगर वोट मिल जाता है तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हमने रहमान मलिक साहब को वोट दिया था उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। तवक्को रखते हैं कि फैसल ऑर्डर साहब वोट का भी शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे हमनाम होने का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक, गवर्नर साहब जो है बात चल रही थी कि ये गवर्नर साहब रहेंगे या नहीं, आपका जो है भाई गवर्नर सिंध मौजूद हैं, वो विफाक के नुमाइंदे हैं यहाँ पर और मेरे ख्याल में मौजूद हैं यहाँ पर। तब्दीली मुताबिक तो नहीं है, MQM की जानिब से इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ठीक, थैंक यू। कौंसिल के रुकन मियां असलम इकबाल इमाम में नहीं पहुंच सके और हर बार उनको रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तादाद में यहाँ पर देती है। ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वफाक में भी है। तो ऐसी सूरत हाल कन्फेडरेशन की रहेगी तो किस तरह से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो? देखिए, मैं ये आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपको तो याद होगा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था जो झटक दिया गया। आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं हाथ बढ़ाता हूँ और आपके साथ, यानी आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत में मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें और आप मुल्क की तरक्की को सियासत की आड़
में ना लेकर आएँ, मुल्क की तरक्की होने दें। आपस में तो हमारी नोक झोंक चलती रहेगी, तो हम ऑपोजिशन के तौर पे हाथ बढ़ा के आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो इमरान खान साहब ने झटक दिया। उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जब वो अपने वालिद की तदफीन में शिरकत ना कर सकें या वालदा की तदफीन में एक मुनासिब अंदाज में गमी में शिरकत ना कर सकें या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी बेगम का हाथ ना थाम सकें। ये छोटे घाव नहीं हैं, लेकिन मुल्क की मुफाद में मैं इन सब को पीछे रख के आगे बढ़ता हूँ। मुल्क की मुफाद में मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस तमाम घाव होने के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और मिलजुल के ऑपोजिशन के साथ मुल्क के ऊपर मरहम रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जिस वक्त इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए, हमारे लिए आपको मालूम है वो डिसअपॉइंटिंग थे। हमारा ख्याल था कि हमें 90 से लेके 105 110 सीटें मिल जाएंगी। हमारे जितने मुबस्सिरीन टेलीविज़न पे आ रहे थे, जितने सर्वेज़ आ रहे थे, उन सब के मुताबिक इतनी सीट्स हमारा ख्याल था हमें मिलेंगी, मगर हम अवामी राय का एहतराम करते हैं, हमें उतनी सीट्स नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद यानी PTI के लोग ये समझते हैं अगर वो ये कि उनकी मेजॉरिटी है और वो कह रहे हैं, तो वो आएँ और वो हुकूमत बनाएं और हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये था फ़ैसला उस वक्त का। और फिर इस फ़ैसले को अमली जामा पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने टेलीफोन करके खुर्शीद शाह साहब ने जो दावत हमें दी थी, उससे वही दावत हमसे पहले पीपल्स पार्टी को दी और ये कहा कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहें तो पीपल्स पार्टी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो आप हुकूमत बना लें। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। लाहौर में वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे तरीके से सियासी मामलात और इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है।